हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टेक क्लासेस। आज हम इस सीरीज में देखने वाले हैं टोकन्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अगर आपने इस वीडियो में आपने टोकन्स को अच्छे से समझ लिया तो आपके आने वाली जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं आपको किसी में भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि जो टॉपिक है ये सबसे बेसिक एंड स्टार्टिंग टॉपिक है आपकी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो बेसिकली टोकन्स का मतलब क्या होता है? हम जो प्रोग्राम बनाते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसके अंदर हमने जो भी चीज स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट चीज लिखी होती है, चाहे वो इवन एक डॉट हो, उस चीज को हम क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डेफिनेशन में देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है वी कैन डिफाइन द टोकन एज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कोई भी एक छोटी से छोटी चीज हम अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख रहे हैं या फिर प्रोग्राम में लिख रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एक टोकन कहते हैं। सो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, शायद आपको उससे ज्यादा समझ में आए। जैसे कि हम बचपन से इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज हम बेसिक समझते हैं या पढ़ते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? अल्फाबेट्स के बारे में। एंड अल्फाबेट जब हम सीख जाते हैं उसके बाद हमें सिखाए जाते हैं वर्ड्स। देन वर्ड्स के बाद हमें सेंटेंसेस बनाना सिखाए जाते हैं। एंड उसके बाद हम पैराग्राफ, ऐसे एंड ये सब चीजें हम लिखना शुरू कर देते हैं। तो हमारी जो स्टार्टिंग जो हुई वो हमारी कहाँ से हुई है? अल्फाबेट से। तो सेम वैसे ही यहाँ पे हम जो टोकन्स की बात कर रहे हैं वो भी एक तरीके से अल्फाबेट या हमारे एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो अगर हमें टोकन्स के बारे में नहीं पता होगा कि वो क्या होते हैं, उसको हम कैसे यूज करते हैं, तो हम आगे जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं वो हमें कुछ भी नहीं आएंगे। तो इसीलिए टोकन्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। इसलिए यहाँ बोला गया है वी कैन से दैट टोकन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक और द बेसिक कंपोनेंट्स फॉर क्रिएटिंग अ प्रोग्राम। तो आई थिंक आप लोगों को इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि टोकन्स हमारे क्या होते हैं, ये कहाँ पे इंप्लीमेंट होने वाले हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं टोकन्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो यहाँ पे टोकन्स के अंदर हमारी ये सारी चीजें आती हैं, और यहाँ पे हमने कांस्टेंट, डेटा टाइप्स एंड स्ट्रिंग लिखा है। तो ये दोनों चीजें हमारी एक कैटेगरी के अंदर भी आती हैं, बट यहाँ पे हमने कुछ इसको सेग्रीगेट कर रखा है ताकि हम इन चीजों को डिटेल में देख सके। इस वीडियो में हम जो प्रैक्टिकल पार्ट देखने वाले हैं वो हम सिर्फ कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर से रिलेटेड देखने वाले हैं। ये जो टोकन से रिलेटेड वीडियोस हैं ये मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करी है, जिसमें हम पहली वीडियो में पढ़ेंगे कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स के बारे में, जो कि ये वाली वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम कांस्टेंट मींस डेटा टाइप्स एंड स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। एंड जो लास्ट हमारा जो पार्ट होगा इसका, उसमें ऑपरेटर्स एंड स्पेशल सिंबल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन तीनों वीडियोस को मिस कर दिया तो आप जो आगे प्रोग्राम बनाने वाले हैं उनमें हो सकता है कुछ चीज आपको समझ में ना आए। सो इन तीनों वीडियोस को आप कंटिन्यूसली जरूर देखें, वरना आपके कुछ ना कुछ टॉपिक्स मिस जरूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हमारे कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो कीवर्ड्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक प्री डिफाइंड या फिर रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो हमारी प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी सेव्ड होते हैं या फिर लिखे हुए होते हैं। हमें सिर्फ क्या करना होता है? उनको समझना होता है, उनकी वर्किंग को पढ़ना होता है ताकि हम उनको आगे यूज कर सके। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर हम इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में जाएं तो वहां पे हमें काफी सारे वर्ड्स पहले से ही बने बनाए होते हैं। हमें सिर्फ खाली क्या करना होता है? उनको हमें लर्न करना होता है एंड उसके बाद हम उनको यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस के अंदर। अभी जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं इनको हम वेरिएबल नेम नहीं बना सकते। अभी आपको वेरिएबल नेम शायद ना समझ में आए, अभी इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो वेरिएबल नेम से ही कनेक्टेड है। तो इस चीज की आप टेंशन मत लीजिएगा कि वेरिएबल नेम क्या होता है। आप बस ये चीज ध्यान में रखिए कि हमें जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उनको हमें वेरिएबल नेम नहीं बनाना, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, जो सी लैंग्वेज हमें प्रोवाइड कराती है वो 32 कीवर्ड्स प्रोवाइड कराती है, जो कि आपको नीचे लिस्ट में दिख रहे होंगे। इसमें से आपने शायद 1 या 2 देखा भी होगा अभी अगर पुरानी वीडियोस देखी है मेरी तो। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटीजर, एंड हमने देखा था यहाँ पे वॉइड के बारे में। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो हमने इन दोनों के बारे में देखा था कि इंटीजर क्या होता है एंड वॉइड क्या होता है, जब हमने मेन फंक्शन के प्रोग्राम को डिस्क्राइब करा था। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे कितने कीवर्ड्स होते हैं? हमारे 32 कीवर्ड्स होते हैं, एंड हम इसी वीडियो के अंदर काफी सारे कीवर्ड्स को जानने वाले हैं। एंड ये जो सारे कीवर्ड्स हैं इनकी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी लिखी हुई है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर। तो इसीलिए यहाँ बोला भी गया है कि आपको यहाँ पे जितने भी ये कीवर्ड्स दिए गए हैं इनको आपको वेरिएबल नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि इनकी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई है, तो इसको हम अपनी नई फंक्शनैलिटी नहीं दे सकते। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? कीवर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफायर। तो जैसे कि हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्री डिफाइंड या फिर हमारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं। इनका जस्ट अपोजिट हमारे क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स होते हैं। आइडेंटिफायर का मतलब होता है वो वर्ड्स जो कि डिफाइन करे जाते हैं किसी प्रोग्रामर के थ्रू। जो कीवर्ड्स होते हैं वो भी किसी प्रोग्रामर के थ्रू ही डिफाइन करे जाते हैं, बट वो हमें लाइब्रेरी के साथ ऑलरेडी मिलते हैं। तो अगर हम कोई अपने कस्टमाइज्ड कोई वर्ड्स बनाते हैं तो उनको हम क्या कह देते हैं? आइडेंटिफायर्स। एंड हम आइडेंटिफायर के थ्रू बहुत सारी चीजें बना सकते हैं या उनको कस्टमाइज फंक्शनैलिटी दे सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये किस किस काम में यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल, फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर एंड सो ऑन।
यहाँ पे बहुत लंबी लिस्ट है जिसके अंदर हम अपने आइडेंटिफायर्स को यूज करते हैं। तो इसमें से हम किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर कोई भी अपनी नेमिंग करते हैं या अपना कोई नाम देते हैं किसी भी चीज को, तो उसको हम क्या कह देते हैं कि हम आइडेंटिफायर बना रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि दीज आर द यूजर डिफाइंड वर्ड्स। तो यहाँ पे यूजर डिफाइंड बोला गया है, वो इसलिए बोला गया है क्योंकि आप यहाँ पे प्रोग्रामर हैं, प्रोग्रामर अपने अकॉर्डिंग सारे वेरिएबल के या फिर फंक्शन के नेम लिखता है। यहाँ पे हम इनको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट कीवर्ड्स में क्या होता है हम उनको चेंज नहीं कर सकते। जैसा कि वो लाइब्रेरी में लिखे हुए हैं हमें उनको वैसा ही लिखना होता है अपने प्रोग्राम के अंदर भी। बट आइडेंटिफायर के अंदर ये फंक्शनैलिटी होती है कि हम इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी एक रूल है कि भाई जो हमारे आइडेंटिफायर बने हुए हैं उनको हम कीवर्ड्स नहीं बना सकते। जैसे कि भी हमने पढ़ा कि जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो हमारे क्या नहीं बन सकते हैं, आइडेंटिफायर नहीं बन सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे हमारे जो आइडेंटिफायर है वो क्या नहीं बन सकते हैं, कीवर्ड्स नहीं बन सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं हमारे आइडेंटिफायर बनाने के। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट रूल है कि जो हमारा आइडेंटिफायर होता है उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो होना चाहिए उसको किससे स्टार्ट होना चाहिए, या तो अल्फाबेट से या फिर अंडरस्कोर से। एंड इसके बाद हम कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, कोई भी चीज का मतलब है कैरेक्टर, डिजिट और अंडरस्कोर हम इसके बाद यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली देखेंगे, बट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप यहाँ पे एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए कि हम इसको क्या क्या यूज करते हैं। इसके बाद सेकंड है आपका इट शुड नॉट बिगन विद एनी न्यूमेरिकल डिजिट। तो कोई भी आइडेंटिफायर आपका न्यूमेरिकल डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, सपोज आपने लिखा 8 अल्फा, तो आप इस तरीके से इसको नहीं लिख सकते। ओके, अब थर्ड है हमारा बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। अब यहाँ पे कहने का मतलब है अगर आपने यहाँ पे ए कैपिटल में लिखा है एंड ए ही स्मॉल में लिखा है तो दोनों ही जो है वो अलग अलग चीजें हैं। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर आपने वेरिएबल या आइडेंटिफाई बनाते वक्त किसी वेरिएबल को कुछ नाम दिया है तो आपको उसी पर्टिकुलर वे में ही आपको पूरी प्रोग्राम में उस चीज को लिखना है। मींस आपने उसको स्मॉल से कैपिटल में लिख दिया है, कैपिटल से स्मॉल में लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा और वहां पे आपका प्रोग्राम जो है एरर थ्रो करने लगेगा। इसी से हमें पता चलता है कि हमारे जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। ये जो वर्ड है केस सेंसिटिव आपको बहुत सुनने में मिलेगा अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आप इस वर्ड को बहुत ज्यादा ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसके बाद आता है कॉमा एंड ब्लैंक स्पेसेस कैन नॉट बी स्पेसिफाइड विद इन एन आइडेंटिफायर। तो अगर आप कोई आइडेंटिफायर बना रहे हैं तो आप उसके बीच में कोई भी कॉमा या फिर स्पेसेस नहीं दे सकते। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा सारी चीजें करके, तो वहां पे ज्यादा चीजें आसान होंगी इसको समझने में। नेक्स्ट है कीवर्ड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज आइडेंटिफायर। ये जो चीज है ये वही चीज है जो भी हमने ऊपर भी देखी है पीछे भी देखी है प्रीवियस स्लाइड में। इसके बाद आता है द लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर शुड नॉट बी मोर देन 31 कैरेक्टर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जो आइडेंटिफायर होना चाहिए वो उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, 31 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लाइक एन एग्जाम्पल, मुझे कुछ स्टूडेंट्स के नंबर स्टोर करने हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो मैं उसके अंदर क्या दे सकता हूँ, अपने सब्जेक्ट के नेम दे सकता हूँ। जैसे कि हम यहाँ लिख सकते हैं साइंस या सोशल साइंस। तो ये जो हम सोशल साइंस लिख रहे हैं ये मोर देन 31 कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम बनेंगे जिसमें एम्प्लॉय का डेटा होगा, जिसमें किसी कंपनी का डेटा होगा, जिसमें बहुत सारे लोगों का डेटा हो सकता है। और ये हमें ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल हम बनाएंगे, आइडेंटिफायर जो हम बनाएंगे वो 31 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब जो आइडेंटिफायर है जो हम लिखेंगे वो उसको इस तरीके से लिखना है कि उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकले और वो छोटा हो एंड उसको समझने में या रीड करने में थोड़ी आसानी हो। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि अगर मुझे किसी स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है तो मुझे ऐसे लिखना है फर्स्ट स्टूडेंट रोल नंबर या फर्स्ट स्टूडेंट यूजर नेम या फर्स्ट स्टूडेंट नेम। मीन्स हमें बहुत ज्यादा प्रिसाइज रखना है, क्लियर रखना है एकदम एंड शॉर्ट रखना है, बट उसका मीनिंग भी निकलना चाहिए। तो हमें इस तरीके से नहीं लिखना है कि किसी और को अगर मैं अपना प्रोग्राम दूं तो उसको समझ में ही ना आए कि ये वेरिएबल क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो हमें ये सारी चीजें जो यहाँ पे मैंने बताई हैं आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है जब आप कोई भी एक आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करेंगे तब। तो ये तो था हमारा थ्योरी पार्ट जो हमने पढ़ा अभी कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर से रिलेटेड। अब हम मूव करते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे कि आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स को हम प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्या चीजें होती हैं ये। सो लेट्स मूव टू द VS कोड विंडो। तो ये जो प्रोग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वही प्रोग्राम है जो भी हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया है और इसके अंदर मैंने बताया था आपको कमेंट्स के बारे में। तो अगर आपने कमेंट्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, आई बटन में भी इसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा चीजें हटा देता हूँ ताकि आपको कोड जो है वो क्लियर दिखे। एंड इसके बाद हमें एक हेडर फाइल की जरूरत है, बस जो नीचे हेडर फाइल लिखी है उसकी भी हमें जरूरत नहीं है, तो मैं ये भी हेडर फाइल हटा देता हूँ। अब इसके बाद जो हमें जानना है सबसे पहली चीज है वो है हमारा कीवर्ड्स, के कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो अभी मैंने आपको कीवर्ड्स की एक लिस्ट दिखाई थी और उसमें मैंने दिखाया था आपको इंट के बारे में। तो यहाँ पे जो एक इंट है वो भी हमारा क्या है, कीवर्ड है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन करा था कि इंट क्या होता है, हमारा होल नंबर्स या फिर विदाउट डेसिमल नंबर्स को एक्सेप्ट करता है। तो ये चीज हमें कैसे पता चली, हमने इस चीज के बारे में पढ़ा कि हमारा जो इंटीजर होता है, जो इंट लिखना होता है, ये हमारे सिर्फ खाली क्या चीजें समझता है, हमारे विदाउट डेसिमल नंबर्स को। तो ये जो फंक्शनैलिटी लिखी है इसके बारे में वो कहाँ लिखी है, हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखी है। हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है अभी तक कोड, हमने सिर्फ खाली क्या करा है, इसको यूज करा है सिर्फ इंट लिख के। बट इसकी जो एक्चुअल कोडिंग है, इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो कहाँ लिखी है, हमारी
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी में। ऐसे ही इस तरीके से काफी सारे कीवर्ड्स हैं जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिलेंगे, उनकी जो कोडिंग है वो आपको उसकी लाइब्रेरी के अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसके थ्रू आपको दोनों ही चीजें समझ में आ जाएंगी कि कीवर्ड क्या होता है एंड आइडेंटिफायर क्या होता है। तो यहाँ पे मैं एक बना रहा हूँ एक वेरिएबल जो कि होगा इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम देता हूँ सपोज नंबर 1 एंड मैं इसको कुछ वैल्यू स्टोर कराना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं देना चाहता हूँ 10 को। तो यहाँ पे जो हमारा इंटीजर है वो हमारा क्या है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, वो एक क्या है, कीवर्ड है, जो हमने पढ़ा भी है कि इंटीजर क्या करता है, हमारे होल नंबर्स को स्टोर करता है या विदाउट डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करता है। वैसे ही हमारा क्या है, ये जो नंबर 1 जो मैंने लिखा है ये हमारा क्या है, एक वेरिएबल या फिर हम इसको आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कह सकते हैं, आइडेंटिफायर। तो अगर आपको याद रखना है कि आइडेंटिफायर क्या होता है, जिसके आगे लिखा हो आई मीन्स आई से याद रख सकते हैं। आई मीन्स मैं, अगर मैं जो भी चीजें अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज वे में लिखूंगा वो सारी चीजें क्या होंगी, हमारी वेरिएबल्स या फिर आइडेंटिफायर्स होंगी, और जिसको हमें इस तरीके से लिखना होता है। ठीक है, इसके बाद मैंने दिया है इसके इक्वल टू 10 मीन्स ये जो 10 वैल्यू है ये मैं कहाँ असाइन कर रहा हूँ, एक नंबर 1 के अंदर। तो जब ये हम इस तरीके से कोई चीज लिखते हैं तो मेमोरी एक क्रिएट होती है जिसके अंदर क्या होता है, हमारा 10 स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी हमारी मेमोरी क्रिएट होती है उसका कुछ ना कुछ एड्रेस भी क्रिएट होता है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बट अभी मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे तो हमने एक ही लाइन में तीनों चीजें कर ली हैं, जिसके अंदर हमने देखा कि कीवर्ड क्या होता है, दूसरा हमने देखा वेरिएबल और आइडेंटिफायर क्या होता है, एंड थर्ड हमने देखा कि अगर मुझे किसी वेरिएबल के अंदर कोई एक वैल्यू स्टोर करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। सिंपल, हमें इक्वल साइन लगाना है, जो भी वैल्यू हमें स्टोर करनी है वो लिख देनी है, एंड उसके बाद क्या होगा, वो नंबर 1 के अंदर स्टोर हो जाएगी। ऐसे ही मैं एक वेरिएबल और बना के दिखाता हूँ आपको, जो कि होगा हमारा फ्लोट टाइप, जिसको हम नेम दे देते हैं नंबर 2, एंड इसके अंदर हम स्टोर करना चाहते हैं फ्लोट वैल्यू। तो फ्लोट का मतलब होता है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ 15.08 एंड सेमीकोलन लगाना जरूरी है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा है। अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो हमारी लाइन जो है टर्मिनेट नहीं होगी, एंड हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारा एरर थ्रो करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे मैंने दो कीवर्ड आपको यूज करके दिखाए, इंटीजर एंड फ्लोट, एंड हमने इसके बाद दो वेरिएबल बनाए हैं जो कि हमारे यूनिक है, एंड हम इसको डुप्लीकेट भी नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखिएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं नीचे फ्लोट नंबर 2 फिर से लिख के हम कोई और वैल्यू दे दें, तो वो गलत हो जाएगा, वो सही तरीका नहीं है किसी भी एक वेरिएबल को बनाने का। तो अब अगर मुझे इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट कराना है अपने टर्मिनल पे, तो वो हम कैसे कराएंगे, तो हमें यूज करना है प्रिंटफ, जैसे कि भी हमने पहले भी यूज करा था। प्रिंटफ के अंदर हमें अगर इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है तो हमें लगाना होता है %d। %d का मतलब होता है डिजिट, तो इंटीजर के लिए हम हमेशा यूज करते हैं %d, एंड अगर हमें फ्लोट वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम यूज करते हैं %f। एंड इसके बाद हमें क्या करना होता है, जो डबल कोट्स हमने लगाए हैं इनके बाद हमें कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद हमें वेरिएबल्स के नेम लिखने हैं जो भी हमें प्रिंट कराने हैं। तो अभी हमें जिस ऑर्डर में ये %d एंड %f लिखा है उसी ऑर्डर में हमें अपना वेरिएबल भी लिखना पड़ेगा। अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं अपने वेरिएबल का तो हमें आउटपुट अनएक्सपेक्टेड मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने %d लिखा है। %d किसके लिए लिखते हैं, हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स के लिए लिखते हैं। तो वेरिएबल का नेम क्या है हमारा है नंबर 1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले नंबर 1, तो यहाँ पे नंबर 1 आ गया। देन कॉमा करके हमें दूसरा वेरिएबल क्या लिखना है, फ्लोट के लिए नंबर 2 लिखना है। नाउ अब हम अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं। प्रोग्राम को रन कराने के लिए आपको पता है इस बटन पे क्लिक करना है। इस पे बटन पे क्लिक करने के बाद आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, एंड यहाँ पे देखते हैं, देखिए क्या आउटपुट आने वाला है। अभी हमारा कुछ एरर आया है, देखते हैं। ओके, सो अभी हमने प्रोग्राम को सेव नहीं कराया इसलिए ऐसा हुआ है, सॉरी। हम इसको सेव करते हैं, एंड सेव करने के बाद इसको हम दोबारा से रन कराते हैं, एंड फिर देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आने वाला है। तो देखिए हमारा आउटपुट आया है 10 एंड 15.080000। तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो फ्लोट है वो इतने जीरो एक्स्ट्रा ले रहा है। तो ये भी हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि हमारे डेसिमल के बाद कितने जीरो आने चाहिए। वो हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि हम ये सारी चीजें कैसे सेट करते हैं। तो अभी के लिए आपको शायद समझ में आ गया होगा कि अगर हमें कोई भी डेसिमल या फिर इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करनी है तो उनके लिए हमें क्या यूज करना है एंड किस तरीके से वो यहाँ पे हमें दिखेंगे। ना कुछ रूल्स देखते हैं जो हमने आइडेंटिफायर में पढ़े हैं कि हमें आइडेंटिफायर्स को किन किन तरीकों से बनाना होता है और क्या चीजें यूज नहीं करनी होती हैं, ये भी देखेंगे अभी हम। तो यहाँ पे आने के बाद मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जो कि हम इंटीजर टाइप का ही रहने देते हैं, और हम यहाँ पे बोलते हैं उसको स्टूडेंट आईडी, और स्टूडेंट आईडी को हम देते हैं 121 एंड हम करते हैं सेमीकोलन। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए कि हमने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी के बीच में एक स्पेस दिया है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट में पढ़ा था कि हमारे वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं आ सकता, तो इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अगर हमारे पास मल्टीपल वर्ड्स हैं तो हम उनके बीच में स्पेस नहीं दे सकते क्योंकि वह अलाउड नहीं है। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है, देखिए नंबर 2 विदाउट स्पेस, तो हम ये तो लिख सकते हैं बट हम इस तरीके से चीजें नहीं लिख सकते। तो सबसे पहला रूल, हमारे पास आइडेंटिफायर के बीच में अगर हमारे पास मल्टीपल वर्ड्स हैं तो हम इनके बीच में स्पेस नहीं लिख सकते। अगर मैं इसके बीच का स्पेस हटा देता हूं तो देखिए यहाँ पे हमारा एरर भी रिजॉल्व हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा एरर रिजॉल्व हो चुका है।
इसके बाद अगर आप ये जो ब्लू लाइन आ रही है इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये चीज मेरे एक प्लगइन की वजह से आ रही है, ये स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से बता रहा है, बट हमारी स्पेलिंग बिल्कुल सही है क्योंकि हमें वेरिएबल यही बनाना है। इसके बाद हमने एक रूल पढ़ा था कि हमारी जो स्टार्टिंग है हमारे वेरिएबल की वो हमारी अंडरस्कोर से या फिर किसी अल्फाबेट से हो सकती है, बट इसके अलावा अगर मैं कोई नंबर देता हूँ, कोई स्पेशल सिंबल देता हूँ तो उसके साथ वो नहीं चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 दे के दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारा जो पूरा आइडेंटिफायर है वो रेड कलर में आ चुका है, एंड इसका मतलब है कि हमारा जो ये आइडेंटिफायर है ये गलत बनाया हुआ है हमने। अगर हमें इसको रिजॉल्व करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, 2 हटा दें तो हमारा जो आइडेंटिफायर है वो प्रॉपरली फॉर्म में आ जाएगा। ऐसे हम इससे पहले कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं लगा सकते। स्पेशल सिंबल का मतलब है मैं कोई @ नहीं लगा सकता, मैं कोई हैश नहीं लगा सकता, मैं बहुत सारे सिंबल्स को यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। वो इसलिए क्योंकि इनकी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी डिफाइंड है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे देखिए एरर आ चुका है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा कि हमारे स्पेशल सिंबल्स अलाउड नहीं है एंड हमारे नंबर्स अलाउड नहीं है बिफोर द वेरिएबल नेम या फिर आइडेंटिफायर नेम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या हम अपने वेरिएबल के अंदर नंबर को यूज कर ही नहीं सकते? नहीं, ऐसा नहीं है, हम नंबर को यूज कर सकते हैं, बट हम अपने आइडेंटिफायर के लास्ट में जरूर कर सकते हैं। लास्ट का मतलब है अगर मुझे यहाँ पे सपोज लिखना होता नंबर 1 तो मैं ONE1 की बजाय मैं यहाँ पे 1 भी लिख सकता था, न्यूमेरिक वाला, कोई भी एरर नहीं आता। बट अगर हम यही चीज अगर हम 1 नंबर लिखते मींस न्यूमेरिक वाला 1 एंड नंबर लिखते तो यहाँ पे गलत हो जाता, वो एरर दे देता। मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे अभी हमने देखा भी है, अगर मैं यहाँ पे 1 नंबर लिखूंगा तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। नाउ हमारे पास जब मल्टीपल वर्ड्स होते हैं तो हमें वेरिएबल्स को किन किन तरीकों से लिखना होता है ये जानना भी जरूरी है। तो सपोज हमारे पास एक आइडेंटिफायर है स्टूडेंट ID एंड ये हमारे 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि अगर हमारे पास मल्टीपल वर्ड्स होते हैं किसी आइडेंटिफायर को बनाने में तो हम उसको किस तरीके से लिखें। पहला तरीका तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, हमारे पास 2 वर्ड है स्टूडेंट ID, हमने उनको विदाउट स्पेस स्मॉल लेटर में लिख दिया है एंड हमारा जो प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो चुका है। इसी को लिखने के और भी तरीके हैं, वो भी मैं बताता हूँ आपको क्या क्या तरीके होते हैं। तो हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं। अगर मैं इसको लिखता हूँ इस तरीके से student_ID, अगर मैं इसको लिखता हूँ student_ID तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक तरीका है इसको लिखने का। मैं इससे पहले इंटीजर लिख देता हूँ ताकि एरर ना आए और आपको थोड़ा सा क्लियरली सारी चीजें दिखाई आ जाए। यहाँ सेमीकोलन लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा स्टूडेंट ID बिल्कुल प्रॉपर्ली बन चुका है। इसी को हम कहते हैं स्नेक केस। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो स्टूडेंट अगर आप देखें तो स्ट्रेट चल रहा है, जैसे हमारा अंडरस्कोर आ रहा है तो थोड़ा सा ये नीचे टर्न हो रहा है, देन अगेन ये ऊपर जा रहा है, देन अगेन ID स्ट्रेट चल रहा है। तो ये एक तरीके से जिगजैग फॉर्म में चल रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्नेक केस कहते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे सपोज मल्टीपल वर्ड्स और होते, मीन्स यहाँ पे हमारे होते स्कूल स्टूडेंट ID, अगर वहां पे ऐसा होता, कई बार होता है ना इंस्टीट्यूट के भी स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल्स के भी होते हैं, कॉलेज के भी होते हैं। तो अब अगर मुझे यहाँ लिखना होता है स्कूल स्टूडेंट ID तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, school_student_ID। तो यहाँ पे देखिए हमारा जिगजैग फॉर्म बनेगा, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम स्नेक केस कहते हैं। ना इसी वेरिएबल को लिखने का एक और तरीका है, वो भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंट। अभी मैं छोटा सा वेरिएबल लेता हूँ स्टूडेंट एंड यहाँ पे हम लिखेंगे I कैपिटल स्मॉल में D एंड सेमीकोलन लगाते हैं। अभी के लिए हम कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन। अगर मैं किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू नहीं देता स्टार्टिंग में तो हम इसको कहते हैं डिक्लेरेशन, और अगर मैं कोई वैल्यू दे देता हूं तो डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा तरीका है वो ये है कि हम पहला वर्ड जो लिखने वाले हैं वो सब स्मॉल लेटर में आएगा एंड जो सेकंड वर्ड का हमारा पहला अल्फाबेट होगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कैमल केस। अब कैमल केस इसलिए बोला थोड़ा फनी सा है क्योंकि जो देखिए आप स्टूडेंट जा रहा है, स्टूडेंट के बाद सीधे जैसे I आया, ये कैपिटल में थोड़ा सा ऊपर कर्व आएगा, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कैमल केस लेटर्स। तो जब भी आप मल्टीपल वर्ड्स को लिखेंगे तो आप क्या करते हैं, जो भी नेक्स्ट वर्ड आने वाला है उसका पहले अल्फाबेट को कैपिटल लेटर में करके लिखते हैं। तो ये क्या बन जाता है, हमारा कैमल केस बन जाता है। तो अगर मैं स्टूडेंट ID को कन्वर्ट करना चाहता हूँ स्कूल स्टूडेंट ID में, वो भी कैमल केस को यूज करके, तो अभी मैं कैसे लिखूंगा, स्कूल एंड यहाँ पे स्टूडेंट का जो है S जो है वो कैपिटल हो जाएगा। तो ये क्या बन चुका है, अब हमारा कैमल केस में कन्वर्ट हो चुका है। तो आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो होता है हमारा कैमल केस होता है एंड जिसके अंदर हम अंडरस्कोर यूज करते हैं वो क्या होता है, हमारा स्नेक केस होता है। तो ये थे तरीके जिसके थ्रू आप मल्टीपल आइडेंटिफायर्स को क्रिएट कर सकते हैं। एक नॉर्मल केस है जिसके अंदर हमारी रीडेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, इसलिए हम इसको कम से कम यूज करते हैं। सबसे ज्यादा जो आप यूज करेंगे या फिर जो हमारी प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज यूज करती हैं वो करती हैं ये वाला मेथड फॉलो। तो आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आगे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप पढ़ने वाले हैं उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो प्री डिफाइंड मींस कीवर्ड्स होंगे या जो फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे इसी कन्वेंशन को फॉलो करते हैं।
तो ये थी सारी चीजें हमारी टोकन, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर से रिलेटेड। तो इस वीडियो में अभी हम इतना ही करेंगे। इसके बाद वाली जो वीडियो है इसके अंदर हम देखेंगे हमारे कॉन्स्टेंट्स एंड स्ट्रिंग्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से थोड़ी चीजें मैंने इस वीडियो में भी कवर कर दी है, बट डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ही देखने वाले हैं। सो फॉर नाउ बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।